Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to lecture number 26. Today I am going to start another topic which is about a joint production, joint product costing and a byproduct costing. But first I will give you a basic information what is a joint product and what is a byproduct. We have already talked about different topics related with the costing, but when you have a product which consists of different other types of products, it becomes a joint product. Just like a crude oil. Crude oil consists of different types of products. When you make a split of these products, it becomes a one type product, second type of product, or a third type. Maybe you have a 6 or 7 products in a single product. उस प्रोडक्ट के अंदर बेहिसाब और प्रोडक्ट्स होती हैं. तो जब आप उसको कहते हैं कि क्रूड ऑयल, फॉर एग्जाम्पल, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपना टॉपिक. क्रूड ऑयल फॉर एग्जाम्पल, क्रूड ऑयल में आपके पास डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट्स होती हैं बिफोर गोइंग टू द रिफाइनरी. अब वो रिफाइनरी इन प्रोडक्ट्स को स्प्लिट ऑफ करती है. इससे पहले क्रूड ऑयल वाज योर जॉइंट प्रोडक्ट. उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट्स थी. जब कोई भी कंपनी कोई तेल का, ऑयल का कुआं खोदते हैं वो, तो उसमें ये इंटेंशन होती है कि हमने इसमें से क्रूड ऑयल निकालना है. अब आपने वो जो कुआं खोदा गया है, अब उसकी डिगिंग में आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है. अब आप कैसे कहेंगे, क्योंकि उस कुएं के अंदर आपकी गैस भी निकल रही है, आपका क्रूड ऑयल भी निकल रहा है, वहां से आपकी तार भी निकल रही है जिसको आप तारकोल बोलते हैं. तो जो आपने टोटल कॉस्ट लगाई है, आप उसको कैसे कह सकते हैं कि दैट कॉस्ट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड विद द गैस? नो, बिकॉज इट वाज अ वेल डिगिंग. पूरे का पूरा आपने कुआं खोदा है और उसमें से फिर आपकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकली हैं. बट हाउ यू कैन से कि दैट स्पेसिफिक कॉस्ट इज रिलेटेड विद द गैस, that specific cost is related with the crude oil, that specific cost is related with the तार, ये जो तार कोल होता है आपका. तो फिर आपने इस सारे के सारे जितनी भी एक प्रोडक्ट निकली है उसको आप बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्ट. अब आपने जॉइंट प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कैसे करनी? चले, आपने कहा कि जी गैस है, गैस को हम इतने कॉस्ट एलोकेट कर देते हैं. आपने तार निकाला, उससे कहा कि जी इतनी हम इसको कॉस्ट एलोकेट कर देते हैं. बट व्हेन यू हैव अ क्रूड ऑयल, और आप अक्सर खबरों में सुनते भी रहते होंगे कि क्रूड ऑयल आपका इस लेवल पर पहुंच गया है, क्रूड ऑयल आपका इतनी अमाउंट बढ़ गई है, खाम तेल की कीमत मार्केट में इतनी ज़्यादा हो चुकी है, इसकी वजह से हमारे पास पेट्रोल, डीजल और ये सो एंड सो, ये इनकी कीमतें हम बढ़ा रहे हैं. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वीकली या फोर्टनाइटली, 2 वीक्स के बाद या 1 महीने बाद ऑयल की कीमतें चेंज कर रही होती है. तो ये सारी की सारी आपकी कहते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में आपकी क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ी है. पर गैलन के हिसाब से कहते हैं कि पर गैलन आपकी क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ी है. अब जहां पर ये कुआं है ऑयल का, उसके करीब करीब कहीं ना कहीं कोई रिफाइनरी लगी होती है जिसको आप ऑयल रिफाइनरी कहते हैं. अब उस क्रूड ऑयल को निकालने में आपको कितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ी? अब उस बिफोर गोइंग टू द रिफाइनरी, दैट क्रूड ऑयल एक टाइप की प्रोडक्ट, उस पर आपको कॉस्ट कितनी बेयर करनी पड़ी? आपके पास अभी आप रिफाइनरी में नहीं गए, लेकिन आपको वो जो क्रूड ऑयल है मार्केट में एज इट इज सेल नहीं हो सकता,
कौन उसको परचेज करेगा? मेरे पास गाड़ी है, आपके पास गाड़ी है, आपको तो पेट्रोल चाहिए, आपको तो डीजल चाहिए, बट दैट क्रूड ऑयल कंसिस्ट ऑफ पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, फर्नेस, ग्रीस और पत्नी कितने इसमें कंपोनेंट्स होते हैं। तो क्या आप क्रूड ऑयल परचेज करके अपनी गाड़ी के अंदर डाल लेंगे? नेवर। इवन कि आपके इंजन में जो ऑयल आता है, आपके जो मोबिल ऑयल होते हैं, वो भी उस क्रूड ऑयल का पार्ट होते हैं और वो रिफाइनरी उसको क्लीन करती है और उसकी फिर सेपरेशन कर देती है, उसको स्प्लिट ऑफ कर देती है कि आपका जो पेट्रोल है वो एक साइड पे चला गया क्लीन होके क्रूड ऑयल में से, उस क्रूड ऑयल में से दूसरी साइड पर आपका डीजल चला गया, उस क्रूड ऑयल में से फर्नेस ऑयल चला गया, कैरोसिन ऑयल चला गया, फिर मोबिल ऑयल अलग से आपने निकाल लिया, फिर ग्रीस जो होती है आपने वो अलग से निकाल ली। एक प्रोडक्ट में से, क्रूड ऑयल में से आपने कितनी चीजें निकाल ली, तो फिर आपने उस क्रूड ऑयल के ऊपर उसको निकालने में जितनी कॉस्ट बेयर की, प्लस उसको स्प्लिट ऑफ करने में, अलग अलग करने में आपको कितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ी। तो हाउ यू वुड से कि दैट स्पेसिफिक कॉस्ट इज रिलेटेड या to that extent that cost is related with the petrol, that cost is related with the kerosene, diesel, furnace oil या mobile oil. How you would say? उससे पहले तो आपकी वो जॉइंट कॉस्ट थी कि एक क्रूड ऑयल आपकी जॉइंट प्रोडक्ट है जिसके अंदर और पता नहीं कितनी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, वो आपकी एक जॉइंट कॉस्ट, उस जॉइंट प्रोडक्ट के ऊपर आपकी जॉइंट कॉस्ट लगी, एक ही कॉस्ट लगी थी। आप ये नहीं कह सकते कि आपने स्पेसिफिकली वो एक जो कॉस्ट लगी है वो पेट्रोल निकालने के लिए की है। आप तो पूरे क्रूड ऑयल के लिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी सब इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं। डीजल आपकी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, पेट्रोल आपके इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, कैरोसिन ये जो मिट्टी के तेल होते हैं आपके, फर्नेस ऑयल होते हैं, ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं। तो फिर आप कैसे कहेंगे कि आपने वो सारी की सारी कॉस्ट एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर लगा दी? तो जितनी भी कंपनी होती हैं, बड़ी कंपनी, दे आर वेरी केयरफुल अबाउट देयर कॉस्टिंग, क्योंकि उन्होंने मार्केट के मुताबिक चलना होता है। एक कंपनी फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान में आपका ऑयल निकल रहा है, क्रूड ऑयल निकल रहा है, तो कोई भी इंटरनेशनल कंपनी वहां पर अपनी रिफाइनरी लगा देती है और उसने फिर मार्केट के मुताबिक भी चलना है कि कहीं हम पेट्रोल की कीमत इतनी ना लगा दें। ज़्यादातर आपके जो ये क्रूड ऑयल है ये आपके गल्फ कंट्री से निकलता है, सऊदी अरेबिया लीडिंग कंट्री है, अमेरिका इटसेल्फ लीडिंग कंट्री है जहाँ से ये क्रूड ऑयल निकलता है। सो ऑल दीज टाइप्स ऑफ कंपनीज वर्किंग फॉर जॉइंट प्रोडक्ट, दे हैव सम स्पेसिफिक क्राइटेरिया to allocate their cost according to their maybe market value, maybe their physical quantity, but it depends upon their intention to produce that specific product. वो आपकी specific product क्या होती है? It depends upon company to company. लेकिन जो मैंने आपको एग्जांपल दी है इसमें आपके पास ये जितनी भी चीजें निकल रही हैं, जितने भी आपके प्रोडक्ट्स निकल रही हैं, वो सारी की सारी आपकी ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं। तो फिर इसके लिए क्या डिफरेंट क्राइटेरिया होगा? बट बिफोर डायरेक्टली गोइंग टू दैट क्राइटेरिया, आई वुड गिव यू सम स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज, सम स्पेसिफिक वर्ड्स विच आर बीइंग यूज्ड इन द जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्टिंग एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग। और जॉइंट प्रोडक्ट का आपको मैंने बता दिया है। बाय प्रोडक्ट के बारे में अ वेरी फ्यू वर्ड्स के that is not an intention to produce by the manufacturers or producers. उनकी प्रायोरिटी ये नहीं होती कि बाय प्रोडक्ट को बनाया जाए। बाय प्रोडक्ट आपकी मेन प्रोडक्ट बनने के साथ साथ खुद ब खुद ही बन जाती है। नॉर्मली इसमें कहा यह जाता है कि बाय प्रोडक्ट आपकी एक वेस्टेज होती है मेन प्रोडक्ट को बनाने में, लेकिन कंपनी उस बाय प्रोडक्ट को वेस्ट के तौर पे यूज नहीं करती, बल्कि उसको भी एक अपनी प्रोडक्ट बनाकर उसको कोई ना कोई शेप देके और मार्केट में सेल कर देती हैं। आपके पास इतनी एग्जांपल्स मौजूद हैं, जैसे शुगर मिल्स हैं, मेन प्रोडक्ट उनकी क्या है?
शुगर केन से वो शुगर बना रहे होते हैं, चीनी बना रहे होते हैं, लेकिन उसका जो बाद में खस बच जाती है उसको या तो अपनी एक सेकेंडरी प्लांट लगाकर उसको एक लकड़ी की फॉर्म दे देते हैं, जिनको आप चिप बोर्ड्स बोलते हैं, जो अलमारियां बनाने के लिए यूज किया जाता है, हार्डवेयर वाले यूज करते हैं उसको। एक तो ये यूसेज हो सकता है। फिर आपकी प्लाईवुड्स होती हैं, आपको देखते हैं कि अब नए से नई प्रोडक्ट आ रही है जिसको आप वाटर प्रूफ भी बोल रहे होते हैं। So that is also become a part of that product, main product, but that is not an intention. The sugar mill owner will not have such kind of intention to produce that specific wood. They have an intention to produce the sugar. अब उसके बाद जो आपकी वेस्टेज बच जाती है, जिसको आप खस बोल रहे हैं, जो वो एक बूरा बच जाता है, जिसको आप भूसा बोलते हैं, वो आपका अब बाय प्रोडक्ट होती है, क्योंकि इंटेंशन वो लकड़ी बनाना नहीं था उससे। हाँ, उन्होंने उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग की और उससे प्रोडक्ट बना दी। तो बाय प्रोडक्ट आपकी एक्चुअली एक वेस्टेज होती है, जिसको आप फर्दर यूटिलाइज कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट में ज़ाहिर कंपटीशन है, तो आप कोई भी अपना वेस्ट जो है वो उसको वेस्ट नहीं करते हैं, उसको ज़ाया नहीं करते, बल्कि आप उसको यूटिलाइज करके फर्दर उसकी प्रोसेसिंग करके उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं और उससे रेवेन्यू अर्न करते हैं, या आपकी मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट रिडक्शन के लिए यूज किया जाता है। सो मेन प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स। मेन प्रोडक्ट्स आर प्रोडक्ट्स विच कंस्टिट्यूट द मेजर पोर्शन ऑफ द टोटल सेल्स वैल्यू। अब यहां पर एक बात हमें क्लियर हो रही है कि जो मेन प्रोडक्ट होती है वो आपकी टोटल प्रोडक्ट का, टोटल सेल्स का एक मेन पोर्शन होता है। आपकी सेल्स डिपेंड ही उस मेन प्रोडक्ट के ऊपर होती है। देन बाय प्रोडक्ट्स आर प्रोडक्ट्स विद लो सेल्स वैल्यूज कंपेयर टू मेन प्रोडक्ट्स। अब यहां पर एक और हमें पता चल रहा है कि बाय प्रोडक्ट कौन सी, कि दैट प्रोडक्ट डजंट हैव अ सच बिगर वैल्यू, उसकी कुछ ज्यादा अमाउंट भी नहीं होती है और उसकी ज्यादा सेल्स भी नहीं होती, तो इसलिए वो उसको आप बाय प्रोडक्ट कह देते हैं। मेन प्रोडक्ट वो है जो आपकी इंटेंशन थी कि मैंने इस प्रोडक्ट को बनाना है, लेकिन बाय प्रोडक्ट आपकी वो प्रोडक्ट थी कि जो मेन प्रोडक्ट को बनाने के दौरान खुद ब खुद बन गई और उसकी सेल्स भी कम और उसकी क्वांटिटी भी कम। देन स्क्रैप आर आउटपुट्स विद मिनिमम सेल्स वैल्यूज। ये आपको बाय प्रोडक्ट के बारे में कह रहा है कि स्क्रैप आर आउटपुट्स, ये वो स्क्रैप होता है, आउटपुट होती है जिसकी सेल्स बहुत कम होती है। देन दीज क्लासिफिकेशंस कैन चेंज ओवर टाइम, स्पेशली व्हेन मार्केट प्राइसेस चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम ईयर टू ईयर। अब यहां पर यह पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपने जो एक इंटेंशन थी कि मैं एक मेन प्रोडक्ट बना रहा हूं, उसके साथ एक और बाय प्रोडक्ट आपकी बन गई है, तो वो बाय प्रोडक्ट भी आपकी मेन प्रोडक्ट बन सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सिचुएशन। अब जैसे मैंने आपको कहा कि आपके शुगर मिल्स के साथ ही एक प्लांट लगा दिए गए जो चिप बोर्ड या हार्ड बोर्ड वुड बना रहे। जब से लकड़ी की कीमत, वुड की कीमत बड़ी है, एक्सपेंसिव ही है, तो फिर लोगों ने अपनी अटेंशन डाइवर्ट कर ली है उस आर्टिफिशियल लकड़ी की तरफ। अब आप अगर किसी भी घर में जाके देखें या किसी भी शॉप पे देखें, तो फर्नीचर जो यूज किया होता है उसमें मैक्सिमम आपकी वो जो प्लाईवुड या चिप बोर्ड्स वगैरह इसी तरह की चीजें यूज की होती हैं, एंड दैट इज अ बाय प्रोडक्ट बेसिकली विच आर टेकन फ्रॉम द शुगर मिल्स, जो आपके शुगर कैन से, जो शुगर कैन होता है आपका, उससे बनाया गया था। देन when allocating joint cost to buy product, either recognize at a time of production is completed। कब किया जाता है? when allocating joint cost to buy product, joint cost का किस हिस्सा जो है वो buy product को लगाया जा रहा है। when recognize at a time production is completed, जब आपकी प्रोडक्शन टाइम कंप्लीट हो चुका है तब आप उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसकी कॉस्ट को। recognize at the time of sale, या जब आप सेल्स कर रहे होते हैं उस वक्त आप उनकी कॉस्ट को एलोकेट कर रहे होते हैं।
एक जाहिर है आप शुरू में तो लगा ही नहीं सकते क्योंकि अभी तक बाय प्रोडक्ट आपकी बनी ही नहीं है। जब आपकी बाय प्रोडक्ट बनी ही नहीं है तो फिर आप उसकी कॉस्ट कैसे एलोकेट करेंगे? आप कब कॉस्ट एलोकेट करेंगे? जब आपकी जो प्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है, और दूसरा रिकग्नाइज एट द टाइम ऑफ सेल, कि जब आपने अपनी सेल्स कंप्लीट कर दी हैं, सेल्स के टाइम पे आप उसको रिकग्नाइज कर रहे होते हैं। सो दैट इज अ कॉस्ट एलोकेशन बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट के ऊपर कर रहे हैं। सो यू आर बेसिकली एलोकेटिंग कॉस्ट टू जॉइंट प्रोडक्ट, यू आर एलोकेटिंग कॉस्ट टू बाय प्रोडक्ट। अब यहां पर थोड़ा सा अब हमारा कॉम्प्लिकेटेड काम होता जा रहा है कि पहले तो वी फर्स्ट रिकग्नाइज कि व्हाट इज अ जॉइंट प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट इज दैट प्रोडक्ट विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट फर्दर प्रोडक्ट्स, और उसकी मैंने बड़ी डिटेल में आपको एग्जांपल दिया क्रूड ऑयल की, कि उस क्रूड ऑयल के ऊपर एक स्पेसिफिक कॉस्ट लगी है और उस स्पेसिफिक कॉस्ट में आपने एलोकेशन करनी है कि पेट्रोल के ऊपर कितनी एलोकेट करें, डीजल के ऊपर, केरोसिन के ऊपर, फर्नेस ऑयल के ऊपर, मोबिल ऑयल के ऊपर कितनी हम कॉस्ट एलोकेट करें। फिर दूसरे नंबर पे बाय प्रोडक्ट, कि जब आपने जॉइंट प्रोडक्ट बनाई उसके साथ एक और भी प्रोडक्ट आपकी बन गई, बिला वजह ही वो प्रोडक्ट बन गई, दैट वाज एक्चुअली अ स्क्रैप ऑफ योर मेन प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट को बनाते बनाते आपकी जो एक वैसी वेस्टेज थी, बट दैट वाज नॉट एक्चुअली वेस्टेज। अब क्योंकि रिसोर्सेज का दौर है, रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन का दौर है, तो फिर आपने कहा कि जो वेस्टेज बन गया है उसको भी हम यूटिलाइज करते हैं। अब कंपनी गार्बेज को, जितनी भी फैक्ट्रियां हैं वो गार्बेज को यूज करती हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। अब आप बताएं कि यहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, तो उस दौरान आपने एक और कॉस्ट एलोकेट की बाय प्रोडक्ट के ऊपर, तो उसको कब आपने रिकॉग्नाइज करना है? एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, जब आपने प्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया, और एट द टाइम ऑफ सेल्स, जब आप उसकी सेल्स कर चुके होते हैं। देन जॉइंट कॉस्ट टर्मिनोलॉजी, आपके पास डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती हैं जब आप जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा अगर हमें इनका आइडिया हो जाता है तो हमारे लिए फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करना जरा इजी होंगे। बट दिस लेक्चर इज बेसिकली रिलेटेड विद द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। हमने इसमें थोड़े से मेन इसकी जॉइंट प्रोडक्ट से रिलेटेड, बाय प्रोडक्ट से रिलेटेड बातें करनी है। जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि हमने जॉइंट प्रोडक्ट को, उससे जितनी प्रोडक्ट्स बनी है, कॉस्ट कैसे एलोकेट करनी है, उसकी कॉस्ट एलोकेशन कैसे होगी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में हम प्योरली थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पर हम अपनी नजर रखेंगे। सो जॉइंट कॉस्ट ऑफ अ सिंगल प्रोडक्शन प्रोसेस दैट यील्ड मल्टीपल प्रोडक्ट्स साइमल्टेनियसली, यही मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी है कि जॉइंट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट ऑफ अ सिंगल प्रोडक्शन प्रोसेस। आप जॉइंट कॉस्ट उसको कहेंगे कि जो आपको प्रोडक्ट बनाने में, प्रोडक्ट निकालने में जो पूरे का पूरा एक प्रोसेस था, उस प्रोसेस के ऊपर आपकी जो कॉस्ट एलोकेट हुई है। अब उस जॉइंट प्रोडक्ट के अंदर बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं, बट प्रोसेस इज सिंगल। क्रूड ऑयल इज अ सिंगल प्रोडक्ट विच इज अ जॉइंट प्रोडक्ट। सो उस क्रूड ऑयल को निकालने के लिए आपको कितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ी, दैट इज योर जॉइंट कॉस्ट। देन स्प्लिट ऑफ पॉइंट, द प्लेस इन अ जॉइंट प्रोडक्शन प्रोसेस वेयर टू और मोर प्रोडक्ट्स बिकम सेपरेटली आइडेंटिफाइबल। स्प्लिट ऑफ पॉइंट वो होता है कि जहां पर आप जॉइंट प्रोडक्ट में से बाकी प्रोडक्ट्स को अलग अलग कर देते हैं, हर प्रोडक्ट आपकी अलग अलग हो जाती है यहां पे। अब ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट है कि आपने पेट्रोल को भी अलग कर दिया, डीजल को भी अलग कर दिया, आपने केरोसिन को भी अलग कर दिया, फर्नेस ऑयल को भी अलग कर दिया, मोबिल ऑयल को भी अलग कर दिया। अब ये सारे के सारे जब अलग हो चुके हैं आपके प्रोडक्ट्स, तो वो जो अलग होने का पॉइंट है, दैट इज अ स्प्लिट ऑफ पॉइंट, कि आपने इस पॉइंट पर हर एक प्रोडक्ट को अलग कर दिया। अब फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल आपका एक पाइप में से जा रहा है, दरमियान में मशीनरी है,
मशीनरी अब उसके ऊपर प्रोसेस करके हर प्रोडक्ट को अलग अलग फिर जो उसके वेज हैं उनमें डाल देती है। तो जो वहां पर मशीनरी का प्रोसेस है वो आपका स्प्लिट ऑफ पॉइंट होगा कि आपने यहां पर प्रोडक्ट को हर एक को अलग अलग कर दिया हुआ। देन सेपरेबल कॉस्ट, all costs incurred beyond the split off point that are assignable to each of the now identifiable specific product। अब separable cost क्या है कि आपने पेट्रोल को, डीजल को, फर्नेस को, केरोसिन को, मोबिल ऑयल को, इन ग्रीस को, इन सब को आपने अलग अलग तो कर दिया, लेकिन दे आर नॉट सेलेबल इन द मार्केट, क्योंकि अभी तक इनकी सफाई नहीं हुई, क्लीन नहीं किया गया इनको, ताकि इनको यूटिलाइज किया जा सके। तो फिर आप उनके ऊपर जो फर्दर प्रोसेस लगाते हैं दैट इज योर सेपरेबल कॉस्ट। ऑल कॉस्ट इनकर्ड बियॉन्ड यानी आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट जो आप कर रहे होते हैं दैट आर असाइनेबल टू ईच ऑफ द नाउ आइडेंटिफाइबल, कि आप पेट्रोल के ऊपर कितना लगा रहे हैं, अब सेपरेबल है ना, वो जॉइंट प्रोडक्ट का पार्ट तो नहीं रहा वो। अब क्योंकि आप पेट्रोल के ऊपर अलग से कॉस्ट लगा रहे हैं उसको क्लीन करने के लिए, उसको नीट करने के लिए, उसको रिफाइन करने के लिए, तो दैट इज आइडेंटिफाइबल कि आप इस प्रोडक्ट के ऊपर इतनी कॉस्ट लगा रहे हैं। सो दैट इज योर सेपरेबल कॉस्ट। सो ऑन दिस स्लाइड वी हैव डिस्कस्ड 3 पॉइंट्स। जॉइंट कॉस्ट, अ टोटल कॉस्ट विच हैज बीन इनकर्ड ऑन अ जॉइंट प्रोडक्ट, और वो पूरे का पूरा प्रोसेस था, उस प्रोसेस के ऊपर इन टोटल कॉस्ट आपकी जो लगी है दैट इज योर जॉइंट कॉस्ट। देन स्प्लिट ऑफ पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर यू हैव सेपरेटेड ऑल ऑफ योर प्रोडक्ट्स फ्रॉम द जॉइंट प्रोडक्ट। एक जॉइंट प्रोडक्ट से आपने वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स अब अलग अलग कर दी। वो जो पॉइंट होता है जहां जहां पे आपकी प्रोडक्ट्स अलग हो रही होती हैं दैट इज योर स्प्लिट ऑफ पॉइंट। एंड सेपरेबल कॉस्ट ये वो होती है कि फर्दर आप हर प्रोडक्ट के ऊपर एक कॉस्ट एलोकेट कर रहे हैं। हर प्रोडक्ट के ऊपर अब आप आइडेंटिफाइबल प्रोडक्ट्स हैं, आपकी पेट्रोल अब अलग है, केरोसिन अलग है, पेट्रोल अलग है, डीजल अलग है, ये सारी प्रोडक्ट्स अब आपकी अलग हैं। इनके ऊपर सेपरेट जितनी भी कॉस्ट लग रही है तो दैट इज योर सेपरेबल कॉस्ट। नाउ जॉइंट कॉस्ट टर्मिनोलॉजी, इसमें नेक्स्ट में आपके पास अब आपने पढ़ा मेन प्रोडक्ट के बारे में, joint cost, then we studied about separable cost, split of point। अब फर्दर आपके पास मेन प्रोडक्ट है। आउटपुट ऑफ अ जॉइंट प्रोडक्शन प्रोसेस दैट यील्ड्स वन प्रोडक्ट विद अ हाई सेल्स वैल्यू कंपेयर टू द सेल्स वैल्यूज ऑफ द अदर प्रोडक्ट्स, ये अदर आउटपुट्स आपकी। मेन प्रोडक्ट, अब आपकी इंटेंशन क्या थी कि जॉइंट जो प्रोडक्ट थी आपकी उसमें से आपने जो मेन प्रोडक्ट निकाल ली, जिसकी आपको इंटेंशन थी कि ये प्रोडक्ट मैंने बनानी है, सो दैट इज योर मेन प्रोडक्ट। अब मैंने आपको एग्जांपल दी थी शुगर मिल्स की। अब शुगर केन में आपकी जो मेन प्रोडक्ट होगी दैट वुड बी योर शुगर। अब शुगर मिल्स जितनी भी बनी है वो क्या वुड बनाने के लिए बनी है कि वहां पर वो चिप बोर्ड्स बनाए या प्लाईवुड्स बनाए? दे हैव द इंटेंशन टू प्रोड्यूस विच वन? शुगर्स, चीनी बनानी है उन्होंने, तो शुगर वुड बी द मेन प्रोडक्ट और उसकी कॉस्ट भी हाई होती है। अभी मार्केट में आप देखें कि 80, 70, 90 इस रेट पे पर केजी आपकी शुगर मिलती है। तो शुगर मिल्स ओनर की जो प्रायोरिटी होती है वो ये होती है कि फर्स्ट वी हैव टू प्रोड्यूस मेन प्रोडक्ट विच इज आवर शुगर। सो आपकी जॉइंट प्रोडक्ट में से आपने जो मेन प्रोडक्ट निकाली दैट इज योर शुगर, और आपकी इंटेंशन भी शुगर बनाना थी। सो आउटपुट ऑफ अ जॉइंट प्रोडक्शन प्रोसेस दैट यील्ड्स वन प्रोडक्ट विच वाज शुगर विद अ हाई सेल्स वैल्यू, उसकी सेल्स वैल्यू भी हाई थी कंपेयर टू द सेल्स वैल्यूज ऑफ द अदर आउटपुट्स। जो आपने बाकी चीजें बनाई हैं उनकी इतनी सेल्स वैल्यू नहीं थी कंपैरेटिवली। देन जॉइंट प्रोडक्ट्स,
Output of a joint production process that yields 2 or more products with a high sales value compared to the sales values of any other products या outputs. अब यहां पर जो मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी आपको कि जॉइंट प्रोडक्ट्स होती हैं कि आउटपुट ऑफ अ जॉइंट प्रोडक्शन प्रोसेस दैट यील्ड्स 2 और मोर, कि क्रूड ऑयल वाज योर जॉइंट प्रोडक्ट. अब उसमें से आपकी जॉइंट प्रोडक्ट्स कौन सी निकली? वो आपकी पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, मोबिल ऑयल और फर्नेस ऑयल, या इसके अलावा और भी अगर इसमें से कोई चीजें निकलती हैं तो. सो दीज आर ऑल योर मेन प्रोडक्ट्स.